राजेश, आप सब जब तैयार हो जाएं तो बताएंगे। नमस्कार साथियों, आपकी अनुमति से आज की विशिष्ट पत्रकार वार्ता आरंभ करते हैं। मित्रों, जब भी कभी और कहीं भी विकास की योजना का पहला खाका कागजों पर खींचा जाता है तो सबसे पहले आहुति होती है आदिवासियों की। सबसे पहले उनको विस्थापित किया जाता है। मैं खुद एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है। आज हमने गुजरात से वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है। वहां एक व्यापक आंदोलन चल रहा है विस्थापन के खिलाफ। वो आपको बताएंगे, मैं बारी बारी से उनका परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता, आप सब परिचित हैं, गुजरात पूर्व विधानसभा के विपक्ष के नेता, मौजूदा सांसद राज्यसभा में और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता। हमारे साथ हैं सुखराम राठवा जी, विपक्ष के नेता हैं मौजूदा विधानसभा में। उनके साथ हैं युवा साथी, ये नवसारी से विधायक हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, अनंत पटेल जी। साथ में आप सब परिचित हैं, संसद में मुलाकात होती है आपसे, राज्यसभा के सांसद नारायण भाई राठवा जी। और हमारे मित्र आप सब जानते हैं विनीत पुनिया जी हमें ज्वाइन करेंगे, प्रोफेसर गौरव वल्लभ थोड़ी देर में। मैं आग्रह करूंगा शक्ति भाई से कि वो पत्रकार वार्ता आरंभ करें। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे बीच। इस पत्रकार परिषद में प्रणव भाई ने हमारे गुजरात के नेताओं का परिचय दिया है, इसलिए मैं सभी के नाम नहीं लेता हूं। हमारे गुजरात के नेतागण, हमारे मीडिया के दोनों कोऑर्डिनेटर साथी और प्रेस और मीडिया के साथियों, हमारे संविधान में बड़ी भली भांति एक्सक्लूडेड एरिया अनुच्छेद 6, पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अनुच्छेद 5, एक करके संविधान ने आदिवासी भाइयों के संरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान किया है। इसके बाद अगर हम पैसा कानून को देखें, राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड, अगर आदिवासी जिस जंगल की ज़मीन पे बसता है उसके ऊपर उसका अधिकार है, उस कानून को देखिए। पहले एक लैंड एक्विजिशन एक्ट पुराना था, उसको बदल के जब कोई भी संपत्ति जो किसान या आदिवासी की है वो अगर लेनी भी है तो उसके लिए किस तरह से उसका एक्विजिशन होना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस की सरकार में कानून बना। इन सब को होते हुए भी गुजरात में, क्योंकि चुनाव आ रहा है और हमारी जो नर्मदा योजना बनी है उस सरदार सरोवर के बनने के, क्योंकि मैं खुद उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा हूं, 18 लाख हेक्टर जमीन को किसानों के लिए इरिगेशन का पानी देना था। मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भाजपा की सरकार चली, कमांड एरिया काटते रहे और किसान को पानी नहीं। अदरवाइज नर्मदा की सुप्रीम कोर्ट से जो हाइट की मंजूरी मिली उसमें भी ये बात थी कि पहला पानी पीने का इंसानों के लिए, फिर मवेशियों के लिए, एनिमल्स के लिए पीने का पानी, कैटल्स के लिए, और तीसरा किसान के खेत के लिए पानी देना था। इसके लिए ये योजना बनी, ना कि किसी उद्योगपति दोस्तों के लिए। पर उद्योगपतियों को पानी दे दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया और कमांड एरिया काटते रहे, इसका आक्रोश है। आज भी ना कच्छ में पानी पहुंचा है,
न नॉर्थ गुजरात में पहुंचा है, ना सौराष्ट्र के उन एरिया में जहां ज़रूरत है। तो एक लोगों का गुस्सा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान है तो हो, पर चुनाव में हम कहेंगे कि देखो भाइयों बहनों, अब मैं तापी पार नर्मदा लिंक कैनाल कर रहा हूं और तापी का पानी जो है वो नर्मदा में जाएगा, पार का पानी नर्मदा में जाएगा, अंबिका का पानी नर्मदा में जाएगा और मैं आपके खेतों में पानी पहुंचा दूंगा। एक और जुमला है और उस जुमले के साथ साथ दोस्तों का फायदा भी है और आदिवासियों का नुकसान है। मेरे साथी विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे। वहाँ पे हमारे अनंत पटेल जी युवा विधायक हैं, उन्होंने सच्चाई को पहचानते हुए बात उठाई। नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत बड़ी वहाँ चली। हजारों लोग धर्मपुर, व्यारा, डांग, कपराड़ा, गांधीनगर एजिटेशन में मिले और इकट्ठे हुए और बहुत बड़े पैमाने पे मैं सैल्यूट करता हूं उन जागृत आदिवासी लीडर्स को भी कि इन्होंने मूवमेंट चलाई। अब जब ये लगा कि ये तो आदिवासी भाइयों ने मूवमेंट उठाई, हमारे सीएलपी लीडर भी आदिवासी नेता है, हमारे और आदिवासी विधायक हैं, आनंद भाई ने मेन कमान संभाली थी, तो अब सरकार नहीं कह रही है। सरकार ने तो पहले कह दिया कि पार तापी नर्मदा लिंक हम बना रहे हैं, जिसमें कम से कम 50,000 से ज़्यादा आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे, जिसमें बहुत बड़ा जंगल, हमारे पास सिर्फ साउथ गुजरात में अच्छा जंगल है, वो पूरा जंगल बर्बाद होगा। उस नुकसान को करने की बात भारत सरकार ने कह के वोट बैंक पॉलिटिक्स कच्छ, सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात के लिए किया, पर बाद में जब लगा कि ये तो बड़ा नुकसान 27 सीट्स है शेड्यूल ट्राइब की, तो सरकार की जगह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब पार तापी नर्मदा लिंक स्कीम जो है इसको हम अभी इसको लागू नहीं करेंगे, हम इसको रोक देते हैं। और भाजपा वाले फटाके जलाने लगे। मेरा तो सवाल उनको ये है कि आपकी सरकार है, योजना डिक्लेयर आप करते हो, पब्लिसिटी आप करते हो, और फिर उसी स्कीम को बंद करने की आप ही बात करके फटाके जलाते हो, वो किस बात का आप उत्सव मना रहे हो? तो हमारे कुछ सवाल भी हैं इस बात में। हमारे साथी इसके ऊपर आपके साथ विस्तार से बात करेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं है, पर सिर्फ चंद लोगों के फायदे के लिए हजारों आदिवासी परिवारों को नुकसान करने की बात कोई करेगा तो कांग्रेस लड़ेगी। मैं आज भी मांग करता हूं कि नर्मदा का 18 लाख हेक्टर इरिगेशन का कमांड एरिया था, वो क्यों नहीं किया? कच्छ में पानी क्यों नहीं पहुंचा? सौराष्ट्र के ज़रूरतमंद लोगों को क्यों नहीं पहुंचा? नॉर्थ गुजरात में पानी क्यों नहीं जा रहा है? और इंडस्ट्रियलिस्ट को आप स्कीम में नहीं प्रावधान होते हुए भी क्यों पानी दे रहे हो? उसकी बात जवाब दें ये सरकार। हमारे तीनों नेता आपसे बात करेंगे और उसके बाद आपके कोई सवाल होंगे तो उसका स्वागत रहेगा। 2010 में यही स्कीम कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाई थी 2010 में, पर हमने देखा कि नेचुरल फ्लो एक पानी का होता है, उसे विपरीत दिशा में पानी ले जाना वो बड़ा मुश्किल भी होता है, पर उसके साथ साथ नुकसानदेह ज़्यादा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि नेचुरल फ्लो पानी का होता है, उसको रोक के आप उल्टा करोगे तो नुकसान होगा, उसको नहीं रोकना चाहिए। तो 2010 में कांग्रेस ने इसका सर्वे कराने के बावजूद काम नहीं किया, क्योंकि आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान इसी स्कीम से होता था। और फ़ायदा अगर करना है तो नर्मदा के नीचे भाड़भूत वियर बनाना है, बरसों तक
भाजपा रही शासन में, बना देते, 3 लाख हेक्टर और इरिगेशन हमको मिल सकता था पानी। वो काम नहीं करते हैं और ये गिमिक करते हैं। मैं हमारे CLP लीडर, हमारे विरोधी दल के नेता, हमारे सीनियर विधायक भाई सुखराम राठवा जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे बात रखें अपनी। नमस्कार, मैं सुखराम राठवा, CLP लीडर फ्रॉम गुजरात। आज मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और हमारी जो आदिवासियत जो भाजपा वालों ने छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हमारे अनंत पटेल जी, जो नर्मदा तापी पार लिंक योजना ये गवर्नमेंट ने ही पास की थी, बाद में पता चला 50,000 कुटुंब डूब में जा रहे हैं। हमने सोचा, हमारी कांग्रेस पार्टी हमें कुछ भी कहे, लेकिन ये हमारा समाज का विषय है। हमने दोनों मिलकर तय किया कि इसके बारे में सत्याग्रह करना चाहिए। जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल में बसते हैं, और ज़्यादातर आदिवासी प्रकृति के पूजक है। हम नदियों को माँ कहते हैं, पर्वत को देव कहते हैं, और पर्यावरण का रक्षण भी हम आदिवासी लोग ज़्यादा करते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे गुजरात के दक्षिण गुजरात के आदिवासी लोग, ये बांध बनने से इसकी ज़मीन जाएगी, बेघर होंगे, मजदूर होंगे। हमारी पार्टी कांग्रेस बोले ना बोले, हमको समाज के लिए बोलना पड़ेगा। हमने आवाज़ उठाई। बाद में हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमने मंच दिया, ये तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें खुशी है कि अनंत भाई और हम सब मिलके बड़ी रैली गांधीनगर में निकाली। भाजपा को लगा इनके पग के तलिए से ज़मीन खिसक रही है, पॉलिटिकल, तो इन्होंने सब मिलके यहाँ आके गुहार लगाई और योजना स्थगित करवाई है। मैं समझता हूँ ये आदिवासियों को चुनाव तक शांत करने की कोशिश है। हमारे वरिष्ठ नेता ने बताया कि नर्मदा का पानी कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान तक जाना था, वहाँ पहुँच नहीं पाया, और नर्मदा का पानी पीने का और खेतीबाड़ी के उपयोग के करने का था। इसके बजाय कारखाना वालों को देने के लिए इन्होंने ये योजना बना रखी है। इसके हम विरोधी है। हम सोचते हैं गुजरात के आदिवासी, ये पूरे भारत में अलग अलग ज़िले में बसा हुआ है। हर एक की समस्या अलग अलग होती है। हमारा गुजरात की जो समस्या है, इस समस्या के बारे में सच्चाई आपके माध्यम से ये भाजपा के बड़ा प्रधान तक पहुँचे, और हमारे को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान बंद करे। हमारा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व मिटाने के लिए आदिवासी इलाके में ही रास्ता बनाओ, डैम बनाओ या अभ्यारण्य बनाओ, वही चलता रहता है। हमारे आदिवासी समझते हैं कि जहाँ भी रास्ता निकलता है आदिवासी की ज़मीन जाती है, जहाँ पानी का बांध बनता है वहाँ भी आदिवासी की ज़मीन जाती है, और दूसरा कुछ नया करना हो तो आदिवासी ही क्यों, दूसरा इलाका भी होना चाहिए। इसी बारे में हम सत्याग्रह कर रहे हैं, और सत्याग्रह हमारा सफल रहेगा। आपके माध्यम से ये जरूर सत्याग्रह हमारा सफल रहेगा। धन्यवाद।
मैं विनती करूंगा हमारे विधायक, युवा विधायक और जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की कमान संभाली, भाई अनंत पटेल जी को। नमस्ते। ये पूरा आंदोलन जो है आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए है। पिछले 30 सालों में गुजरात में नए नए प्रोजेक्ट के आने की वजह से आदिवासी अस्मिता खतरे में आई है। हमने आदिवासी सत्याग्रह के नाम से हमारा आंदोलन पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें 5 नदियों का लिंक होने वाला है, उसके खिलाफ हमने आंदोलन चालू किया। और जब निर्मला जी सीतारामन ने जब बजट के दौरान ये बात रखी, उसके बाद हमारा आंदोलन हुआ, उसका जन्म हुआ। हम 5 जिले में घूमे, हमारे आदिवासियों के साथ क्या होने वाला है, कितनी ज़मीन जाने वाली है, कितने जंगल जाने वाले हैं, और आदिवासी समाज की अस्मिता पे कितना खतरा है, ये जानने के बाद हमने आंदोलन चालू किया। कई हजारों लोग, जब पहली बार हमने धर्मपुर में ये आंदोलन वलसाड़ जिले में रखा, कई पुलिसों ने वहाँ पे आई और सभी रास्ते बंद कर दिए थे, फिर भी हमने हमारा आंदोलन चालू रखा। उसके बाद तापी, उसके बाद डांग, उसके बाद हमने कपराड़ा में भी ये किया। और गुजरात की सरकार ऐसे आंदोलन को अनदेखा न करे, इसके हिसाब से 25 मार्च को हमने आदिवासी सत्याग्रह गांधीनगर में रखा। ये पूरी बात सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, उसके साथ जो जंगल है, कई हजारों साल पुराने जंगल है, जैसे डांग का जंगल, जैसे कपराड़ा, जैसे तापी का जंगल, ये जंगल विनाश की ओर जा रहे हैं। हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा विकास होगा जो आदिवासियों के विनाश के साथ जुड़ा होगा, ऐसा हमें नहीं चाहिए। कुछ कंपनियों के फायदे के लिए अगर ये कर रहे हैं तो हमारा सत्याग्रह चालू है। पहली बार से ही हमने सभी मंत्रियों को भी बुलाया था मंच पे, लेकिन कोई भी ये बात रखने के लिए नहीं आया। लेकिन जब हमने आंदोलन चालू किया, जब गांधीनगर में उनको लगा कि हजारों सब आदिवासी आ रहे हैं और वहाँ पे आके अपनी बात रख रहे हैं, 5 घंटे तक हमारा आंदोलन वहाँ पे चला, सभी जगह से आदिवासी आ रहे थे, तब इन्होंने बात रखी कि ये होने वाला नहीं है। पहले 1 मार्च को भी ये बात हुई थी, लेकिन 2 मार्च को जब बजट हुआ, तब हमारे वित्त मंत्री ने 500 करोड़ उसमें डाले थे। अब आज ऐसी बात कर रहे हैं कि ये स्थगित किया गया है, यानी अभी मौकूफ रखा गया है। लेकिन हमारी पहले से मांग है, आप श्वेत पत्र निकालिए, तब हमारा आंदोलन यहाँ पे स्टॉप होगा, लेकिन नहीं। और सिर्फ आदिवासियों का आंदोलन है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुजरात में कोई भी प्रवासन बनना है, जैसे केवड़िया, उसमें 72 गांव विस्थापित हो रहे हैं। दाहोद में जो रतनमहल रीछ अभ्यारण्य जो बनने वाला है, उसमें 14 गांव विस्थापित हो गए। और आगे मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बड़ा रास्ता जाएगा। जैसे यहाँ के रोड मिनिस्टर ने बताया कि मैंने सस्ते में रोड बनाने के लिए ये आदिवासी विस्तार में से, जंगल में से निकाला। क्या हम इतने छोटे हैं, इतने तुच्छ हैं? भाजपा वाले क्या हमें इतना छोटा तुच्छ समझते हैं कि पैसे बचाने के लिए हमारे यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा, जहाँ पे छोटे छोटे खेडूत रहते हैं, किसान रहते हैं? क्या हम इतने छोटे हैं? हमारे यहाँ की स्कूलें बंद करने वाले हैं। गुजरात में 6000 स्कूल जो आदिवासी विस्तार में है वो बंद करने वाले हैं। और वो स्कूल बंद होने से हमारे बच्चे, हमारे लड़के वहाँ पे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाजपा वालों और कंपनियों को यहाँ पे क्या चाहिए? मजदूर, और वो मजदूर आदिवासी है। हमारा जो पैसा एक्ट था 1996 का, वो 17/2/17 में भाजपा वालों ने इलेक्शन जीतने के लिए बदल दिया। और उसमें पूरा 96 पैसा एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आएगा तो उसके लिए ग्राम सभा से परवानगी ली जाएगी। लेकिन कोई भी ग्राम सभा से परवानगी लेता नहीं है, बस उन्होंने दे दिया ये करना है या करना है। बात सिर्फ पार तापी नर्मदा रिवर लिंक की नहीं है, हमारी जड़ जंगल जमीन, हमारी अस्मिता वहाँ पे है। हम प्रकृति पुंजक है और हम वहाँ
कई सालों से रह रहे हैं। हमें हमारी प्रकृति के साथ रहना है, हमें कंक्रीट के जंगलों में नहीं रहना, हमारी पहले से मांग है। और एक ऐसी बात है, बलसाड़ के धर्मपुर में 15 को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और धर्मपुर में 3 डैम बनने वाले हैं। आदिवासी का आक्रोश इतना बड़ा है और इसी आक्रोश को ठंडा करने के लिए अभी ये स्थगित करने की बात की गई है, लेकिन हमारा आंदोलन चालू है। 1 अप्रैल को हम सोनगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं, तापी जिला में, और 14 अप्रैल को हम सूरत जिले में मांडवी में ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन चालू रहेगा जब तक ये सरकार श्वेत पत्र नहीं देगी। नहीं, हमें किसी और देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है हमारे आदिवासियों का अस्तित्व टका रहे, हमारी आदिवासियों की अस्मिता टकी रहे। इसी हिसाब से हम हमारा आंदोलन चालू रखेंगे। मैं विनती करूंगा अभी नारायण भाई राठवा हमारे सांसद साथी नारायण भाई। साथियों, ये जैसा कि सुखराम भाई ने और आनंद भाई ने कहा, नारायण भाई ने भी, हमने बैठ के चर्चाएं की हैं। आदिवासियों के हित के लिए हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, वन संपत्ति पे अधिकार का कानून बना, काफ़ी राज्यों ने अच्छा काम किया। उन आदिवासी परिवारों को वो ज़मीन भी दे दी, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी वो उसके परिवार के नाम पे आ गई। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे वन संपत्ति पे आदिवासियों का अधिकार का कानून होने के बावजूद जो भी क्लेम्स आए उसमें सिर्फ 20% लोगों को वो भी सनद दी है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। यानी अगर उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड का 7-12 नंबर का सर्टिफिकेट आता है वो निकालो, या 8A होता है अधिकार पत्र, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस आदिवासी परिवार का 20% जिसको सनद मिली, और 80% क्लेम आज भी जो आदिवासी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आनंद भाई ने जैसे कहा कि पैसा कानून में ये प्रावधान है कि आदिवासी गांव की अगर उसकी ज़मीन कोई लेनी है तो उस गांव के ग्राम सभा का रेजोल्यूशन होना चाहिए। वो गुजरात ही एक ऐसा है कि जिसने उस एक्ट को बदल दिया और ग्राम सभा को नहीं पूछते हैं, क्योंकि चहीते दोस्त इंडस्ट्रियलिस्ट को आदिवासी से छीन के वो ज़मीन देना चाहते हैं। तो इन बातों पे हमने बातें रखी हैं। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। देखिए, गुजरात में थर्ड फ्रंट काफ़ी लोगों ने कोशिश कर ली है। हमारे लोकल स्थानीय नेता चिमनभाई पटेल, जिसको पॉलिटिक्स का चाणक्य माना जाता था, उन्होंने भी रीजनल पार्टी बनाई थी। शंकर सिंह जी वाघेला खुद चीफ मिनिस्टर भी थे, खुद की पार्टी का चीफ मिनिस्टर भी था, और पॉलिटिकली शार्प इंसान, उन्होंने भी अपनी रीजनल पार्टी बनाई थी। लेफ्ट ने ट्राई की, एनसीपी हमारे साथ लड़ी तो कोई जीता, वरना एनसीपी ने ट्राई की, सपा ने ट्राई की थी, बहुत पार्टियों ने की। गुजरात का वोटर इधर या उधर, दो पार्टी के अलावा थर्ड फ्रंट में कभी वोट नहीं करता। सबको अधिकार है, सब कोशिश करें, पर जो उनके चुनाव हमारे लोगों को तोड़ के ले जाके सूरत में कॉरपोरेटर्स बनाए थे वो सारे भाजपा में चले गए। पूरे गुजरात में सभी जगह लड़े, सिर्फ सूरत का एक छोटा हिस्सा लड़के। हाँ, गांधीनगर में हमारी कॉरपोरेशन हर वक्त बनती थी, इस बार लड़ी आम आदमी पार्टी वहाँ पे, तो क्या हुआ? तो ये लाइक माइंडेड पार्टीज़ को भी हर प्रांत का, हर जगह का एक जो चीज़ है उसको समझना होगा। मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। जब भी हमारी ओर से कोई कॉन्क्रीट बात कहनी होगी तो बाकायदा डंके की चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहेंगे। हम किसी के वहाँ लड़की देखने जाते हैं तो उसका इश्तिहार नहीं देते हैं, उसका जब शगुन होता है तो उस दिन सबको बुलाते हैं। तो जब मौका होगा, जो कहना होगा कहेंगे। मैंने कहा, इसमें अगर नहीं समझ आता टाइम्स नाउ को तो मैं नहीं कह सकता। और यस,
जी 27 सीट्स, टोटल ट्राइबल सीट्स आर 27 सीट्स। और जो साउथ गुजरात का पूरा भरूच से लेके साउथ गुजरात के सभी वो एरिया, जिसमें 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिसमें लोग प्रभावित होते हैं। पर ये सवाल सिर्फ जहाँ प्रभावित होते नहीं, पूरे गुजरात का है। मैं चाहे आदिवासी नहीं भी हूँ, पर मेरा आदिवासी भाई कोई सफ़र करता है तो हर गुजराती के मन में दर्द है कि चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या पॉलिटिकल गिमिक के लिए ना करे। इन्होंने सरकार, कोई बात होती है तो सरकार अनाउंस करती है, वहाँ सरकार अनाउंस नहीं करती है। ना चीफ मिनिस्टर कुछ बोले हैं, ना प्रधानमंत्री बोले हैं। CR पाटिल शायद सुपर सरकार है वहाँ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने कहा है सुपर सरकार ने कि यहाँ अब ये प्रोजेक्ट को हम होल्ड पर रखते हैं। होल्ड पर रखने का क्या मतलब है? या तो आप मानो कि ये गलत है, रद्द करो, अगर नहीं है तो आप समझाओ लोगों को। तो ये एक जो भाजपा की दिखाने का कुछ और, चबाने का कुछ और, ये है चाल चलन और चरित्र। देखिए, किसने कहा जीत गई है? चुनाव तो अभी बाकी है और लोग तय करते हैं किसको जिताना, किसको हराना। यस, देखिए, एक तो पहली बात आपकी सही है कि हम ये प्रोजेक्ट भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तक हम बात पहुंचा कि ये भी कहना चाहते हैं कि आप होल्ड क्यों करते हो? क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपको नुकसान दिख रहा है, इसलिए होल्ड कर रहे हो। ये आपको लग रहा है, इसका मतलब साफ है कि आप कुछ गलत कर रहे थे, लोगों को कन्विंस नहीं करवा पा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, और चुनाव है तो इसलिए होल्ड करो। जैसे 5 राज्यों के चुनाव थे तो पेट्रोल डीजल गैस के दाम 138 डेज तक पेट्रोल डीजल एंड 168 डेज तक गैस के दाम नहीं बढ़े। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, मोदी लूट शुरू हुई। तो यहाँ पर भी आदिवासी को अगर आप मानोगे कि होल्ड कर दिया और फटाके जला लिए तो आदिवासी मान जाएंगे। पर ये मत भूलो कि दिमाग सिर्फ भाजपा के पास नहीं, ऊपर वाला एक झोंपड़े में भी बच्चे को जन्म देता है, उसके पास दिमाग होता है। और शायद कोठी में पैदा होने वाले से तेज दिमाग आदिवासी के बेटे का होता है। एकलव्य उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रोफेसर वल्लभ भी कुछ जोड़ना चाहते थे? यस सर। आपने नहीं, ठीक है, आपने पूछा यहाँ प्रेस वार्ता करने का क्या मंतव्य था। मंतव्य ये था कि आपके माध्यम से देश को हम बताना चाहते थे कि क्रोनोलॉजी क्या है। पहले बिना सोचे समझे आप निर्णय करते हो, फिर उस निर्णय में आप पॉलिटिकल नफ़ा नुकसान का एनालिसिस करते हो, और फिर उस नफ़ा नुकसान के मद्देनज़र आप उस निर्णय को बदल देते हो। ऐसा कैसा कृषि कानूनों में भी हुआ, ऐसा कैसा गोयल साहब ने बताया पेट्रोल और डीजल में भी हुआ, ऐसा कैसा हमारे आदिवासी भाइयों को ज़मीनों के जो निर्णय किया। फिर जब आपको लगा कि ये तो सत्ता चली जाएगी तो आपने उस निर्णय को बदल दिया। तो मंतव्य ये था कि देश समझे कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो निर्णय मेरिट्स पे, गवर्नेंस के अनुसार नहीं करते हैं, वो सारे निर्णय अपने पॉलिटिकल प्लस और माइनस के हिसाब से करते हैं। और जैसा मेरे पूर्व हमारे CLP लीडर और पटेल साहब ने बताया कि किस तरह से जहाँ पे भी ज़मीन का एक्विजिशन होता है बड़े लेवल पे, क्यों अडानी की ज़मीन का एक्विजिशन सरकार क्यों नहीं कर सकती? अंबानी की ज़मीन का एक्विजिशन सरकार के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? हमेशा ज़मीन का एक्विजिशन जब होता है तो किसान की ज़मीन का ही एक्विजिशन क्यों होता है? आदिवासियों की ज़मीन का एक्विजिशन क्यों होता है? बड़े बड़े लैंड बैंक लोग लेके बैठे हैं पूंजीपति, उनका एक्विजिशन सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए, डैम बनाने के लिए, रिजर्वोयर बनाने के लिए, पॉन्ड बनाने के लिए और कोई इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? ये प्रमुख सवाल है। ये प्रमुख सवाल हम यहाँ लाके आपके माध्यम से पूरे देश के सामने रखना चाहते थे, इसलिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसके
देखिए, इसके ऊपर पहले बहुत बार बात हो चुकी है। अब हम लोग भी, हम नेता लोग होते हैं, हमारे आसपास लोग कुछ हमें अच्छा अच्छा लगे ऐसा बोलते रहते हैं, इसमें कुछ और नहीं है। मेरे ख्याल से इन्होंने जवाब दे दिया। शरद पवार जी ने खुद पहले साफ किया हुआ है इस बात को, फिर क्या है, जब शरद पवार जी ने खुद कुछ बात को साफ किया है, अब मैं कुछ कह रहा हूं, फिर मेरे आसपास कोई कुछ कह रहा है, उसका क्या मतलब बनता है? अभी अभी खबर दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर पे हमला हुआ है, ऐसा उन्हें आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने सीसीटीवी कैमरा, बैरियर्स और बैरिकेड तोड़ा है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी। देख के बताएंगे तो बताने। ये अभी अभी ट्वीट आया सर, शॉकिंग करके। देखिए, कांग्रेस अहिंसा में विश्वास रखती है और हम कभी भी कहीं पर भी वायलेंस की राजनीति को समर्थन नहीं करते हैं। रहा बात एक किसी ट्वीट का या कुछ हुआ है, जिस बात का मेरे पास पूरा ज्ञान नहीं है, उसका संज्ञान लेके मैं कुछ बोलूं वो ठीक नहीं रहेगा। देखो, बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, चाहे आदिवासी मरे या किसी और का मरे, उसकी वोट बैंक भरे वो होता है, पर वो लंबा नहीं चलता है। लोग अब समझने लगे हैं कि न ये राम के हैं, न ये रहीम के हैं, न ये आदिवासी के हैं, न वो किसी के हैं, वो है तो सिर्फ अपनी खुदगर्जी के हैं। और ये लोग समझ चुके हैं, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि वो इधर जाए या उधर जाए, कुआं और खाई मिलेगा। थैंक यू। शुरुआत में सुरनाम जी ने कहा था अपनी स्पीच में कि बिना पार्टी के हम लोगों ने हम लोग इस आंदोलन बिल्कुल। क्योंकि आदिवासी हमारे साथ। उसके बाद अनंत जी ने बोला कि ये मोदी जी का जुमला है और वो आदिवासियों को वोट बैंक जो जा रही है उन्हें बचाने के लिए उन्होंने ये जुमला तैयार किया। तो क्या अभी जब पार्टी इसके साथ जुड़ गई है तो ये पार्टी का जुमला है कि जो वोट बैंक जा रही है वो हमारे पास आ रही है? देखिए, पार्टी की ओर से सिर्फ ये नहीं, हमारे नेताओं ने जब भी, और हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी में, वहाँ डिक्टेटरशिप है। अगर इंसानियत के नाते एरिया को लेके, अपने क्षेत्र को लेके किसी को भी लगता है कि यहाँ मुझे ये करना चाहिए, तो कांग्रेस कभी रोकती नहीं है। बीजेपी में तो आका को पूछना पड़ता है कि यहाँ ये गलत हो रहा है, मैं करूँ, जब तक हाँ नहीं आए कर नहीं पाते हैं। तो हमारे वहाँ तो वो एक इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो हमारे साथी वहाँ, मैं ज़रूर कहता हूँ कि वहाँ के लोग खुद आक्रोश में थे। हमारे साथियों ने प्लेटफॉर्म दी, जब कहा गया कि आप आइए और जुड़िए, हमें एक ताकत चाहिए, तो कांग्रेस ने ताकत दी है। और इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह से इस इश्यू में हमारे आदिवासी परिवारों के साथ है। थैंक यू। धन्यवाद।